जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर ग्रामर के ऐसे रूल्स देखे जो बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक को हमने फॉलो किया। आज भी हम एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने देखने में आया है कि हम जब कंजंक्शंस पढ़ते हैं तो काफी परेशानी जाती है बच्चों के लिए। ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे कि हम जो कंजंक्शंस का उपयोग कर रहे हैं उसमें जो हमारा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कहाँ अप्लाई करें, वर्ब कहाँ अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट कहाँ अप्लाई करें, या जो डिफरेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं तो कैसे अप्लाई करें। तो इन चीजों को हल करने के लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फास्ट ट्रैक मेथड्स टू लर्न कंजंक्शंस। आज हम आपको 4 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस पढ़ाने जा रहे हैं। वो कंजंक्शन है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईदर और, जिसका अर्थ होता है या तो या। दूसरा कंजंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं नीदर नॉर, जिसका अर्थ होता है ना तो ना ही। तीसरा कंजंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो, जिसका अर्थ होता है ना केवल बल्कि भी। और नेक्स्ट कंजंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम बोथ एंड, जिसका अर्थ होता है दोनों और। द मैजिकल थिंग इज दैट हम आपको इतने शानदार स्ट्रक्चर्स के थ्रू बता रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक कंजंक्शन पढ़ाऊंगा ईदर और, उसमें 4 कंडीशंस को अप्लाई करने बताऊंगा। और जब हम 4 कंडीशन को अप्लाई करना बताएंगे हम आपको, तो जहां हमने ईदर और लिखा है वहां पर हम नीदर नॉर लिख देंगे, वहीं पर हम नॉट ओनली बट आल्सो लिख देंगे, और वहीं पर हम बोथ एंड लिख देंगे, और हम चारों कंजंक्शन को एक ही फॉर्मेट में समझ सकते हैं। लेट बी लर्न। हम देखते हैं सबसे पहले द इजीएस्ट वन ईदर और, जिसका अर्थ होता है या तो या। अब देखो कंडीशन क्या होती है। सपोज देयर इज वन एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल दिख रहा है जिसमें हमने देखा है कि सपोज दिस इज एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा है, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा है। सपोज दिस इज अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य है जहां पर आपको 2 डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहा है। ये मैंने 2 अलग कलर से मार्क किया है, दैट आई एम हाईलाइटिंग दैट। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है। वर्ब हमारे पास कॉमन है, ऑब्जेक्ट हमारे पास कॉमन है। तो हम इस सेंटेंस को यदि हम इधर अप्लाई करते हैं तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज आई हैव टेकन द एग्जांपल इधर और, हमने इधर और लिखा, तो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या, जहां पर हमने इधर और लिखा है, अब हम करना क्या है कि इधर के बाद हमने पहला सब्जेक्ट लिखा, और के बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट लिखा। अब हमारे पीछे क्या बच रहा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, पीछे साइड बच रहा है, बैक साइड। तो इनको हम पीछे वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ये हमारा फाइनल एक स्ट्रक्चर और एक संरचना तैयार हो जाएगी, ईदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मेट में आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। लेट मी सी वन एग्जांपल। हम देखिए कि हमारे पास सेंटेंस है राम स्पीक्स इंग्लिश, सीता स्पीक्स इंग्लिश। ये हमारे पास एग्जांपल है। यदि हमने सेंटेंस में देखा राम और सीता, हमारे पास 2 डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहे हैं। स्पीक हमारे पास एक कॉमन वर्ब है, इंग्लिश एक हमारे पास कॉमन ऑब्जेक्ट है। वी हैव 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अब इस सेंटेंस में वही फार्मूला, ईदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। सी हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ईदर। हमने लिखा ईदर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। हमने पहला सब्जेक्ट क्या लिखा, राम। फिर क्या लिखा, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे सामने, सीता। फिर उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या दिख रही है हमारे पास, स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश। जो फॉर्मेट हमारा बन के आ जाएगा, ईदर राम और सीता स्पीक्स इंग्लिश। अर्थ क्या होगा, या तो राम या सीता इंग्लिश बोलती है। वन थिंग, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना जा रहा हूं, सपोज देयर इज अ मैटर ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख दें, राम हैज स्पोकन इंग्लिश, सीता हैज स्पोकन इंग्लिश। मान लो इस सेंटेंस में हमारे पास मान लो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सो नो नीड टू बी वरी। हेल्पिंग वर्ब का जो मूवमेंट होता है सामान्यतया सब्जेक्ट के बाद होता है। हेल्पिंग वर्ब का मूवमेंट होता है वो कहां होता है, सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद होता है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, इधर राम और सीता। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे हैज। और ध्यान रखना, ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो मूवमेंट होता है हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट को देखकर करते हैं। यदि सब्जेक्ट पीछे वाला सिंगुलर है तो जो पीछे की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का मूवमेंट होगा वो सिंगुलर, एक वचन के अनुसार होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है यहां पर पीछे वाला, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मूवमेंट प्लूरल के अनुसार होगा। और एक्सेप्शन सब्जेक्ट आई और यू है, तब भी हम उसका मूवमेंट उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया पहला सेंटेंस। अब हमारे सामने देखो दूसरा एग्जांपल देख के चले। इधर और का प्रयोग करना है। सपोज दिस इज अनदर एग्जांपल, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। हम देख रहे हैं यहां पर हमने डिफरेंट कलर से हमने 2 वर्ब को मार्क किया है। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन है,
लेकिन हमारे पास दो डिफरेंट वर्ब्स हैं। तो जब हम इधर और का प्रयोग करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इधर और, हमने लिखा इधर और। अब दो वर्ब दिख रही हैं, एक वर्ब को इधर के बाद अप्लाई करेंगे और एक को और के बाद अप्लाई करेंगे। एक वर्ब इधर के बाद और एक वर्ब और के बाद। अब आगे क्या है? सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को आगे लिख दिया। पीछे क्या है? ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को फॉलो कर दिया। अब हमारा कॉमन एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, सब्जेक्ट ईदर वर्ब प्लस और वर्ब देन फाइनली ऑब्जेक्ट। अब हमसे कभी भी सेंटेंस गलत नहीं हो पाएगा। ये हमसे तो बनता ही है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने पिछली क्लास में आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है पूरे अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट में। अब देखो सेंटेंस को देख के चले हम। सेंटेंस है राम कुक्स फूड, राम ईट्स फूड। राम खाना पकाता है, राम खाना खाता है। इस सेंटेंस में अब हमें इधर और का प्रयोग करना है। जब हम इधर और का प्रयोग करेंगे तो मैंने देखा हमारे पास दो डिफरेंट वर्ब है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हमने लिखा सब्जेक्ट। पहले तो हमने देखा कि पहले हमने इधर और लिख लिया और इधर के बाद पहली वर्ब और के बाद दूसरी वर्ब हमने ये डाल दी। आगे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, पीछे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हमारा एक फॉर्मेट बन के आ जाएगा राम ईदर कुक्स और ईट्स फूड। राम या तो खाना बनाता है या खाना खाता है। तो ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले स्ट्रक्चर हमने क्या समझा? जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट है। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा? जब हमारे पास दो डिफरेंट वर्ब है। यदि हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल आए जहां पर दो ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? सी द नेक्स्ट एग्जांपल, इधर और का प्रयोग करना है। ये मैंने दो डिफरेंट कलर से मैंने ऑब्जेक्ट को मार्क किया हुआ है। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है। सी स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे? वैसे ही हमने इधर और को लिखा। जब दो सब्जेक्ट थे तो हमने क्या किया था? इधर के बाद पहला सब्जेक्ट और के बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखा। जब दो वर्ब थी तो हमने क्या किया था? इधर के बाद पहली वर्ब और के बाद दूसरी वर्ब को लिखा था। अब हमारे पास दो डिफरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ही हम करेंगे। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इधर के बाद पहला ऑब्जेक्ट और के बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिए तो आगे साइड क्या बचा? सब्जेक्ट और वर्ब। हम आगे लगा देंगे सब्जेक्ट और वर्ब। हमारा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ईदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आपसे कभी भी सेंटेंस गलत नहीं हो पाएगा। सी द एग्जांपल। अब हम एग्जांपल देख चले। राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड फुटबॉल। हम देख रहे हैं यहां पर राम और प्लेड दो कॉमन सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन हमारे सामने दो क्या दिख रही हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट और फुटबॉल। ऐसी कंडीशन में, और अच्छी चीज ये मैं आपको बता दूं कि इस बार मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ भी अप्लाई किया। पिछले दो एग्जांपल में हमने क्या देखा? प्रेजेंट सिंपल के दो एग्जांपल्स देखे थे जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। बच्चों से कंफ्यूजन ये होता कि हम हेल्पिंग वर्ब कहां लगाएं। सो लेट अस सी। अब हमारे सामने जब सेंटेंस के अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो एज यूजुअल हम क्या लिखेंगे? इधर और। जब हमने इधर और लिखा तो इधर के बाद हम लिखेंगे पहला ऑब्जेक्ट और के बाद लिखेंगे हम दूसरा ऑब्जेक्ट और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट और वर्ब। और ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब का मूवमेंट सब्जेक्ट के बाद में होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा राम हैज प्लेड ईदर क्रिकेट और फुटबॉल। राम ने या तो क्रिकेट या फुटबॉल खेला है। या हम बोल सकते राम या तो क्रिकेट या फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमसे कभी भी गलती होने की संभावना कम होती है और हम सेंटेंस को गलत नहीं कर पाते। दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड दैट यू कैन लर्न इजीली। हम दो सब्जेक्ट की बात कर चुके, हम दो वर्ब की बात कर चुके, हम दो ऑब्जेक्ट की बात कर सकते। अब हम चौथी कंडीशन को लेकर चलते कि मान लो दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सी तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों सेंटेंस हमारे सामने अलग अलग आ रहे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, इधर के बाद पहला सेंटेंस और के बाद दूसरा सेंटेंस अप्लाई कर देंगे। कभी कभी होता क्या है? सब्जेक्ट कॉमन मिल जाता है हमारे लिए, बाकी पूरा सेंटेंस अलग अलग होता है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। रहा सब्जेक्ट तो उसको उठा के हम बाहर कर देंगे। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। सी कीप्स लॉन्ग हेयर, वह लंबे बाल रखती है। शी वियर्स जीन्स, वह जीन्स पहनती है। इस सेंटेंस में देखो हमारे पास कीप्स और वियर्स दो डिफरेंट वर्ब, लॉन्ग हेयर और जीन्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास सब्जेक्ट कॉमन है तो हम इस सेंटेंस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? इधर और। इधर के बाद ये सेंटेंस और के बाद ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें सब्जेक्ट दिख रहा है कॉमन, हम उसको उठा के बाहर कर देंगे। कैसे? मैंने इधर के बाद लिखा कीप्स लॉन्ग हेयर और के बाद लिखा वेयर जीन्स,
चूंकि सब्जेक्ट कॉमन है हम उसको बाहर लेके आएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी ईदर कीप्स लॉन्ग हेयर और वियर जीन्स। तो अब हमसे इस सेंटेंस में गलत होने की संभावना कम होगी। इज दिस क्लियर? तो ये अब जो मैंने ईदर और के साथ 4 कंडीशन बताई हैं, 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब, 2 ऑब्जेक्ट, या दोनों डिफरेंट सेंटेंस को लेकर मैंने बताई है। जहां ईदर और है आप वहां पर नीदर नॉर लिख दो, आप वहां पर नॉट ओनली बट आल्सो लिख दो, आप वहां पर बोथ एंड लिख दो। 4 कंजंक्शन आज आपके कंप्लीट। इज दिस क्लियर?